नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से लोगों को उलझन में डाला है। क्या रामायण सच में घटी थी या यह सिर्फ एक कहानी है? आमतौर पर इसे आस्था का विषय मान लिया जाता है, लेकिन अब साइंस भी इस दिशा में कुछ इशारे कर रहा है। आज हम साइंटिफिक रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल सबूतों और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर रामायण के सच होने के प्रमाणों को देखेंगे। हम इंडिया से श्रीलंका तक उन जगहों की यात्रा करेंगे जिनका जिक्र रामायण में है और जानेंगे कि साइंस उनके बारे में क्या कहता है। यह सफर आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। रावण के पुष्पक विमान की चर्चा हमेशा से रहस्य रही है। यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है कि क्या प्राचीन भारत में सचमुच ऐसी कोई अद्भुत तकनीक थी जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर दे? क्या उस युग में सचमुच उड़ने वाली तकनीक थी या ये सिर्फ कल्पना और मिथक हैं? कई विद्वान मानते हैं कि इन ग्रंथों में छुपे संकेतों को समझना अभी बाकी है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च टीम ने 4 प्राचीन स्थलों की खोज की है: उस्सानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कांडा और वारियापोला। ये स्थल रामायण में वर्णित घटनाओं से जुड़े माने जाते हैं। इन जगहों को वे रामायण कालीन हवाई अड्डे मानते हैं, जहां कभी पुष्पक विमान उतरता था। इन जगहों की बनावट और लोकेशन रणनीतिक है और वारियापोला का अर्थ ही हवाई पट्टी है। यह नाम भी अपने आप में एक संकेत है। रिसर्चर्स का मानना है कि रावण अपने विमान को इन्हीं जगहों पर उतारता था। इन स्थलों की बनावट और उनका फैलाव इस बात की पुष्टि करते हैं। पुरातत्वविदों ने पाया कि इन स्थलों की मिट्टी और चट्टानों की संरचना आसपास से अलग है और यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो आमतौर पर नहीं मिलते। और कुछ जगहों पर अत्यधिक गर्मी के निशान भी मिले हैं, जैसे किसी शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत का प्रभाव पड़ा हो। ये संकेत किसी मॉडर्न जेट इंजन जैसी एनर्जी के इंपैक्ट की ओर इशारा करते हैं। क्या प्राचीन काल में ऐसी कोई तकनीक थी जो आज के विज्ञान से मेल खाती हो? हालांकि और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये सबूत हमारे पूर्वजों की तकनीकी समझ को दर्शाते हैं। शायद हमारे इतिहास में छुपे रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। क्या पुष्पक विमान सिर्फ कल्पना थी या वाकई कोई तकनीक थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन खोज जारी है। ये हवाई अड्डे इस सवाल को और गहरा बनाते हैं। क्या हम अपने अतीत की असली उड़ान को समझ पाएंगे? रावण के सोने के महल का वर्णन रामायण में मिलता है, जिसमें उसकी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला का विस्तार से उल्लेख है। कहा जाता है कि यह महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ था और इसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। आज के श्रीलंका में स्थित सिगिरिया की विशाल चट्टान को रावण के महल का स्थल माना जाता है। यह जगह न सिर्फ अपनी ऊंचाई और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी इतिहास के कारण भी दुनिया भर के इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस चट्टान के ऊपर आज भी महल के खंडहर, प्राचीन स्विमिंग पूल, सुंदर बगीचे और शाही कक्षों के अवशेष देखे जा सकते हैं। ये अवशेष उस समय की समृद्धि और उन्नत जीवन शैली का प्रमाण है। यहाँ एक जटिल सुरंगों और गुफाओं का नेटवर्क मिला है, जो महल को शहर के विभिन्न हिस्सों और कथित हवाई अड्डों से जोड़ता था। माना जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग आपातकालीन निकासी और गुप्त आवाजाही के लिए किया जाता था। ये गुप्त मार्ग रावण की मिलिट्री स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा थे, इतने जटिल और उलझे हुए कि दुश्मनों के लिए इनका पता लगाना लगभग असंभव था। इन सुरंगों की बनावट आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। सुरंगों में हवा और रोशनी की उत्तम व्यवस्था थी, जिससे अंदर का वातावरण हमेशा ताजा और सुरक्षित रहता था। यह उस युग की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं और सुरंगों का गहन सर्वेक्षण किया है और पाया कि ये पूरी तरह मानव निर्मित और अत्यंत प्राचीन है। इनकी संरचना और निर्माण तकनीक आज भी शोध का विषय बनी हुई है। सुरंगों और गुफाओं की दीवारों पर मिले प्राचीन चित्र, रहस्यमयी निशान और प्रतीक
आज भी रिसर्चर्स के लिए पहेली बने हुए हैं। ये चित्र उस समय की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की झलक दिखाते हैं। सिगिरिया का यह महल और उसके गुप्त रास्ते न केवल रामायण के ऐतिहासिक आधार को और मजबूत करते हैं, बल्कि प्राचीन भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों की भी गवाही देते हैं। अशोक वाटिका, जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाया था, आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नुवारा एलिया के पास हागाला बॉटनिकल गार्डन को ही अशोक वाटिका माना जाता है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और फूल मिलते हैं जिनका उल्लेख रामायण में है और जो श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में नहीं उगते। सीता एलिया नामक स्थान पर एक मंदिर है जिसे माता सीता का निवास स्थल माना जाता है। सीता अशोका नामक पेड़ जिसके नीचे सीता जी बैठती थीं, आज भी यहां पाया जाता है। चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों जैसे विशाल निशान भी देखे जा सकते हैं। वनस्पति विज्ञानियों ने यहां की बायोडायवर्सिटी को यूनिक माना है और मिट्टी का एनालिसिस इसकी प्राचीनता दर्शाता है। यह स्थान रामायण के ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व की पुष्टि करता है। द्रोणगिरी पर्वत, जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, आज भी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पर्वत न सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। स्थानीय लोग इस पर्वत की पूजा करते हैं और मानते हैं कि हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। हर साल यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द्रोणगिरी गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनकी मान्यता है कि पर्वत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छीन लिया गया था। इस वजह से गांव में एक अलग तरह की परंपरा देखने को मिलती है। वनस्पति शास्त्रियों ने यहाँ रेयर औषधीय पौधों की खोज की है जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण पाए जाते हैं। इन पौधों का अध्ययन आज भी जारी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें कई बीमारियों का इलाज छुपा हो सकता है। संजीवनी बूटी का कोई एक पौधा निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ की जड़ी बूटियों का मिक्सचर चमत्कारी प्रभाव पैदा कर सकता है। कई आयुर्वेदाचार्य मानते हैं कि इन जड़ी बूटियों का सही मिश्रण जीवनदायिनी शक्ति दे सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि संजीवनी शायद कई बूटियों का मिक्सचर या किसी खास पौधे का एक्सट्रैक्ट था, जिसे आज भी पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है। रिसर्चर्स लगातार इसकी खोज में लगे हुए हैं। द्रोणगिरी की क्लाइमेट इन रेयर पौधों के लिए बेहद सूटेबल है। यहाँ की मिट्टी, तापमान और ऊंचाई इन औषधीय पौधों के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है। यह पर्वत और उसकी वनस्पतियां रामायण के आयुर्वेदिक ज्ञान की पुष्टि करती हैं। द्रोणगिरी आज भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और रहस्य का अद्भुत संगम है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, रामायण के सबसे सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ्स में से एक है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में इंडिया और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे एक पुल जैसी संरचना साफ दिखती है। यह संरचना लगभग 48 किलोमीटर लंबी है और चूना पत्थर की चट्टानों से बनी है। नासा ने माना है कि यह पूरी तरह नेचुरल नहीं, बल्कि मानव निर्मित हो सकती है। इंडियन साइंटिस्ट्स ने भी इस पुल के पत्थरों का स्टडी किया और पाया कि ये पत्थर समुद्री तल की रेत से अलग हैं। समुद्री रेत 8,000 साल पुरानी है, जबकि पत्थर 6,000 साल पुराने हैं। यह मिसमैच मानव निर्मित होने का संकेत है। यह खोज रामायण के टाइमलाइन से मैच करती है। राम सेतु का अस्तित्व आस्था और साइंस के बीच पुल का काम करता है। कर्नाटक के हम्पी के पास का एरिया प्राचीन किष्किंधा माना जाता है, जहां राम, हनुमान और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी। यहां सुग्रीव की गुफा है, जिसमें सुग्रीव बाली के डर से छिपे थे। गुफा के पास की चट्टानों पर अजीब निशान हैं, जिन्हें सीता जी के वस्त्रों के निशान माना जाता है। पास ही वह स्थल है जहां बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था। यहाँ की चट्टानों पर गहरे लाल धब्बे हैं, जिन्हें बाली के खून के निशान कहा जाता है।
साइंटिस्ट इन्हें आयरन ऑक्साइड मानते हैं, लेकिन इनका स्थान रामायण के वर्णन से मैच करता है। हम्पी का हर पत्थर, हर खंडहर रामायण की कहानी कहता है। यहाँ ऋष्यमुख पर्वत, मतंग पर्वत और पंपा सरोवर भी हैं, जिनका उल्लेख रामायण में है। ये स्थल रामायण की हिस्टोरिसिटी को और मजबूत करते हैं। राम सेतु के कंस्ट्रक्शन में तैरने वाले पत्थरों का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये पत्थर प्यूमिस्टोन हैं, जो ज्वालामुखी लावा से बनते हैं और पानी पर तैर सकते हैं। राम सेतु में यूज किए गए कई पत्थर वाकई प्यूमिस्टोन हैं। इससे पता चलता है कि रामायण काल के इंजीनियर्स को जियोलॉजी का गहरा नॉलेज था। उन्होंने तैरने वाले पत्थरों की पहचान की और उन्हें इकट्ठा कर पुल बनाया। यह उस युग की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। नल नील का चमत्कार असल में साइंस था। रामेश्वरम के तैरने वाले पत्थर रामायण के टेक्निकल नॉलेज का प्रमाण हैं। हनुमान जी द्वारा लंका दहन का प्रसंग रामायण का एक फेमस चैप्टर है। श्रीलंका में रावण के महल के एरिया के आसपास की मिट्टी आज भी काली और जली हुई मिलती है। थोड़ी दूर जाने पर मिट्टी का कलर नॉर्मल हो जाता है, जो एक बड़ी आग का इंडिकेशन है। पुरातत्वविदों ने इस मिट्टी का एनालिसिस किया और पाया कि इसे कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया गया था। यह किसी नॉर्मल आग का रिजल्ट नहीं हो सकता। स्थानीय लोग इसे लंका दहन का प्रूफ मानते हैं। यह जली हुई मिट्टी एक बड़े एरिया में फैली है, ठीक वैसे ही जैसे रामायण में वर्णन है। यह साइंटिफिक प्रूफ लंका दहन की घटना को हिस्टोरिकल बेस देता है। आज हमने रामायण से जुड़े ऐसे साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सबूत देखे जो इसे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। श्रीलंका के प्राचीन हवाई अड्डों से लेकर राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरों तक हर प्रूफ सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल यह है, क्या हम इन सबूतों के बाद भी रामायण को सिर्फ एक कहानी मान सकते हैं? यह डिसीजन आपके हाथ में है। हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।